हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। इसके पहले वाली क्लास में हमने केमिकल लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन पढ़े थे, ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, और उसमें हम 4 लॉज को कंप्लीट कर चुके थे और ये 5th लॉ है हमारे पास, कौन सा, गैलुज़ेग लॉ। सबसे पहले तो ये जो लॉ है वो अप्लाई होता है गैसेस पर। किस पर अप्लाई होता है? गैसेस पर। गैसेस पर ये अप्लाई होता है तो यहाँ पर हमारे पास जो दूसरे जो हमारे पास लॉज थे वो सिंपल जो कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनके ऊपर, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर फिक्स हो गया है कि ये गैसेस पर ही क्या होगा, अप्लाई होगा, जो कि किसने दिया, गैलुज़ेग ने दिया। क्या बोलते हैं गैलुज़ेग? गैलुज़ेग हमसे बोलते हैं कि जब भी 2 गैस हैं या 2 से ज़्यादा गैस हैं, ए और बी 2 गैस हैं, ठीक है, जब भी ये रिएक्ट करेंगे, लेकिन इनका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इनका वॉल्यूम फिक्स होना चाहिए। किसके ऊपर? जब भी 2 गैसें क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं, तो वो क्या करती हैं, सिंपल होल नंबर रेशो में वन अनदर के साथ रिएक्ट करती है, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसका भी वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स। इसका भी वॉल्यूम क्या है, फिक्स। इसका भी वॉल्यूम फिक्स है और इसका भी क्या है, वॉल्यूम फिक्स है। तो यहाँ पर गैसेस, 2 या 2 से ज़्यादा गैसेस जब आपस में रिएक्ट करती हैं तो उनके वॉल्यूम का जो रेशो आता है वो क्या होता है, सिंपल होल नंबर रेशो होता है। लेकिन यहाँ पर एक शर्त क्या है कि टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, ठीक है। चेंज अगर हो जाएगा तो इनका वॉल्यूम भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो हमारे पास जो इसका स्टेटमेंट है वो क्या बनता है, व्हेन गैसेस रिएक्ट विद ईच अदर दे डू सो इन वॉल्यूम विच बेयर, जब जो भी इनका वॉल्यूम है, विच बेयर सेम सिंपल होल नंबर रेशो टू वन अनदर। अगर हम कंपैरिजन करें तो इनका जो ये अगर कितना है, 2 है, ये 3 है और ये 1 है, तो इनका रेशो क्या आया, 2:3:1, होल नंबर रेशो है, कोई पॉइंट में नहीं आ रहा है। और लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो सिमिलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिमिलर। जब भी ये रिएक्शन चल रही है तो हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर सिमिलर होना चाहिए, तब ही ये वाला लॉ क्या होगा, फॉलो होगा, ठीक है। जैसे कि अगर अपन देखें कि हमारे पास हाइड्रोजन है और क्लोरीन है और ये मिलकर क्या बनाती हैं, HCl। इसको हम, तो यहाँ पर इसका कितना वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम, इसका भी 1 वॉल्यूम। 1 क्यों? क्योंकि इसके आगे 1 है, और इसका कितना, 2 वॉल्यूम। तो हमारे पास जो रेशो बना वो क्या हुआ, 1:1:2। कब बना? जब हमारे पास टर्म एंड कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। तब जब गैसें आपस में रिएक्ट करती हैं, गैसेस आपस में रिएक्ट करती है, प्रोडक्ट बनाती है, तो उनका जो रेशो होगा वो सिंपल होल नंबर रेशो होगा। क्लियर है आपको? नेक्स्ट ये हमारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी, डाल्टन ने दी थी। क्या बताते हैं ये बताते हैं कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है, जिसका शेप, साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जिसके अंदर होती है, ठीक है। एटम ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस आर डिफरेंट इन द ऑल रेस्पेक्ट। एटम कोई सी भी चीज़ हो, ठीक है, पेन है तो इसमें एटम अलग हो सकता है, इसमें बोर्ड है इसमें एटम अलग हो सकता है, अलग अलग एस्पेक्ट में एटम क्या हो, मेटल में अलग एटम होगा, प्लास्टिक में अलग एटम होगा। तो हमारे पास मैटर्स जो एटम्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। एटम्स बहुत ही ज़्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में कंबाइन विद ईच अदर। जब भी एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाएंगे या दूसरा सब्सटेंस बनाएंगे। एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसी थ्योरी पर डिपेंड है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पर, कि एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है।
अब आता है हमारे पास कि अब एक और नया लॉ आया है हमारे पास, ठीक है, जिसके बारे में भी हम थोड़ा सा अभी यहाँ पर पढ़ लेते हैं। उसके पहले एक और चीज़, होमो एटोमिक मॉलिक्यूल। सबसे पहले तो मॉलिक्यूल किससे बनते हैं? मॉलिक्यूल बनते हैं एटम से। जब भी दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। अब मॉलिक्यूल में एटम होंगे, अगर वो एटम कैसे हैं? एक जैसे हैं, जैसे कि H2 में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? H + H, तो इसने क्या बनाया? H2 बनाया। तो यहाँ पर दोनों एटम एक जैसे हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा? होमो एटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। अब बात करते हैं CO2 की। तो इसमें एक तो कार्बन प्रेजेंट है और दो क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पर एटम्स क्या हैं? अलग अलग हैं, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? हेटेरो एटोमिक मॉलिक्यूल। क्लियर है आपको? तो यहाँ पर अगर अब पूछा जाए कि राइट द सम एग्जाम्पल ऑफ द होमो एटोमिक मॉलिक्यूल, देन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, O3 ओजोन, S8, ठीक है। और ये सब क्या है? He हीलियम जो है उसमें हम एटम का नंबर जो है वो नहीं कंसीडर करते हैं, लेकिन ये सब क्या है? होमो एटोमिक मॉलिक्यूल। अगर हेटेरो एटोमिक मॉलिक्यूल बोला जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, SO3, H2SO4, ये सब क्या है? हेटेरो एटोमिक मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब आता है हमारे पास न्यू टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, जिसके बारे में मैंने आपको किस तरीके से एटॉमिक मास निकाला जाता है उसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे कि एटॉमिक मास एग्जैक्टली होता क्या है, कि क्यों इसको हम किससे मेज़र करेंगे, इसकी यूनिट क्या है, ये सब चीज़ें हम अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारे पास एटॉमिक मास। किसी भी एक एटम का जो मास होता है वही क्या कहलाएगा? एटॉमिक मास कहलाएगा। मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट के अंदर जो एटम है उसका जो मास है वही क्या है? एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास की जो यूनिट है, देखो मास अगर मैं लिखूँ 28, 30, 92, तो ये दीज आर ऑल नंबर्स। ये क्या है? दीज ऑल आर ओनली नंबर्स हैं। लेकिन अगर मैं इसमें लगा दूँ किलोग्राम, इसमें लगा दूँ मीटर, इसमें लगा दूँ लीटर, तो यहाँ पर अब ये क्या बन गया? वेट बन गया किसी भी चीज़ का। ये क्या बन गई? डिस्टेंस। ये यहाँ पर हमें क्या बता रही है? डिस्टेंस के बारे में बता रही है। ये हमें लिक्विड का मेजरमेंट बता रही है। तो जब तक आप किसी भी चीज़ के पीछे यूनिट नहीं लगाते हो तब तक उस नंबर का कोई मीनिंग नहीं होता है, वो हमें बताता ही नहीं है कि ये किस चीज़ का नंबर है। तो यहाँ पर भी एटॉमिक मास के लिए भी हमने नहीं, मतलब एंशिएंट टाइम पर जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक मास के बारे में बताया, उन्होंने यूनिट डिसाइड की, जो कि क्या क्या है? सबसे पहले एटॉमिक मास यूनिट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है AMU। बहुत बार आप अपनी बुक में इसको देखेंगे, AMU, ठीक है। एटॉमिक मास की एक ही नहीं 2-3 यूनिट्स दी गई, उसमें नंबर 1 क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। दूसरा बोला गया डाल्टन, जिसको कि हम DA से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद नंबर 3 आता है यूनिफाइड मास को सिंपल U से हम डिनोट करते हैं। अच्छा, ये म्यू बन जाता है, इसलिए आप सिर्फ U लिखेंगे इसे इस तरीके से। तो ये क्या है? यूनिफाइड। तो एटॉमिक मास की 3 यूनिट दी गई, AMU, डाल्टन एंड यूनिफाइड मास यूनिट, ठीक है। लेकिन अब एटॉमिक मास, किसी भी चीज़ का मास निकालने के लिए हमें यूनिट चाहिए, लेकिन ये यूनिट अपने आप थोड़ा नेचर ने थोड़ा बनाई है। किसने बनाई है? हमने बनाई है। हमने क्या किया? हमने बोल दिया कि 1000 ग्राम को हम क्या बोलेंगे? 1 किलोग्राम बोलेंगे। नेचर ने थोड़ा कहा है, ये तो हमने बनाया है। हमने अपनी कंफर्टेबिलिटी के लिए कुछ डिसाइड कर दिया नंबर कि इतने ग्राम को हम क्या बोलेंगे? 1 किलोग्राम बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने किसी भी वेट की जो
कंपैरिजन किया गया वो किससे किया गया, 1000 ग्राम से किया गया। जिस भी चीज़ का वेट जो है उस समय 1000 ग्राम होगा, उस चीज़ को मान लिया गया कि हम इस चीज़ को, जैसे कि वो 1000 ग्राम का पत्थर ही था, उस पत्थर को मान लिया। आपने देखा भी होगा, मैंने तो देखा है, आपने नहीं देखा होगा, लेकिन जैसे बहुत लोग होते हैं जिनके पास वेट करने के लिए वो नहीं होते, पत्थर नहीं होते प्रॉपर, जिनके ऊपर जो दुकानों पे 1 किलोग्राम, हाफ किलोग्राम, 250 ग्राम ऐसा लिखा होता है, ठीक है, वो नहीं होते। तो वो क्या कर लेते हैं, उसी वेट का पत्थर ले लेते हैं, ठीक है, कि ये पत्थर जो है वो 1000 ग्राम का है, तो ये कितने किलो का हो गया, 1 किलोग्राम का हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कंपैरिजन कर रहे हैं। उसी तरीके से एटम खुद इतना छोटा है कि हम उसको देख तक नहीं सकते, तो हम उसको वेट कैसे करेंगे, बताइए, नहीं कर सकते ना। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, कंपैरिजन करने के लिए हमने नहीं, मतलब साइंटिस्ट ने, ठीक है, साइंटिस्ट ने क्या किया, उनकी कमेटी बैठी और उन कमेटी में डिसाइड हुआ कि हम एटॉमिक मास को मेज़र करने के लिए उसका कंपैरिजन किससे करेंगे, कार्बन 12 से करेंगे। किससे करेंगे, कार्बन 12 से। क्वेश्चन आता है कार्बन 12 से ही क्यों, ऐसा क्या है कार्बन 12 में, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कार्बन 12 में। ये क्लास का, जिस तरीके से आप क्लास के मॉनिटर जो होता है वो स्पेशल होता है, उसी तरीके से सारे एलिमेंट में ये मॉनिटर है। क्यों है ये मॉनिटर, क्यों बना दिया गया इसको, कैप्टन बना दिया गया या मॉनिटर बना दिया गया इसको, क्यों, क्योंकि सबसे पहले अबंडेंस, कार्बन जो है वो सब जगह मिलता है, ऐसी कोई सी भी जगह नहीं है जहाँ पर आपको कार्बन नहीं मिलेगा। ये पेन हो गया, डस्टर हो गया, बोर्ड हो गया, मोबाइल हो गया, स्टूल हो गया, वुड हो गया, कुछ भी चीज़, आपके कपड़े हो गए, आपकी स्किन हो गई, बॉडी हो गई, खाना हो गया, सब चीज़ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। अबंडेंस मतलब सब जगह फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा इसकी क्वांटिटी प्रेजेंट है। उसके बाद फ्रेंडली नेचर, इसका जो नेचर होता है वो फ्रेंडली नेचर होता है, फ्रेंडली बिहेव करता है, सबके साथ आसानी से ये रिएक्ट कर लेता है। ऐसा भी नहीं है बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है, तो ऐसा भी नहीं है बहुत धीमे रिएक्ट करता है, नॉर्मल मॉडरेट बिहेव ये करता है। उसके बाद आता है हमारे पास कि उस समय इसके कोई सिबलिंग्स प्रेजेंट नहीं थे। सिबलिंग्स क्या होते हैं, भाई बहन, ठीक है, जैसे कि कार्बन जो 12 है, अभी इसका कार्बन 13 भी स्पीशीज़ खोजी जा चुकी है, 14 भी है, कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है, कार्बन 12 भी होता है। लेकिन अगर हम देखें तो कार्बन 12 जो है वो 98% प्रेजेंट है, और ये सबसे इनका सिर्फ 2% रोल होता है नेचर में। इसलिए हमने कार्बन को क्या मान लिया, मॉनिटर मान लिया, और इसका कंपैरिजन हम किससे करेंगे, आप दूसरे एलिमेंट के एटम से करेंगे। इसके एटम का कंपैरिजन करेंगे हम दूसरे एलिमेंट के एटम से, ठीक है। क्या निकालने के लिए, में टॉपिक क्या है हमारा, एटॉमिक मास। we want to find out the atomic mass, that's why we are comparing all the atoms with the carbon 12 atoms, ठीक है। कार्बन 12 के एटम से हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। एंड दीज आर द 3 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, जो कि एटॉमिक मास को मेज़र करने के बाद जो यूनिट बनाई गई है वो कौन सी है, AMU, डाल्टन एंड यूनिफाइड मास। अब आता है हमारे पास, ये कार्बन के बारे में बात हो गया, तो क्या माना क्या, वेट ऑफ 1 कार्बन एटम, एक कार्बन का जो मास है, जो वेट है, उसको हमने कितना मान लिया, 12 AMU मान लिया। जिस तरीके से 1 डोजन जो है उसको हम कितना मान लेते हैं, 12 मानते हैं या नहीं मानते, कुछ भी हो, 1 डोजन पेन है तो 12 पेन होंगे, 1 डोजन डस्टर है तो उसमें 12 डस्टर होंगे, 1 डोजन केले हैं तो उसमें 12 केले होंगे, ठीक है। तो मान लिया गया कि एक कार्बन एटम का जो भी मास होगा उसको हम कितना मान लेंगे, 12 AMU। क्लियर है, तो 1 AMU कितना होगा बताइए, 1 AMU कितना होगा, ये तो मैथ्स में हम पढ़ते हैं। 12 AMU इज इक्वल टू 1 कार्बन मास ऑफ 1 कार्बन एटम, तो 1 AMU इज इक्वल टू 1 वेट ऑफ 1 कार्बन एटम अपॉन 12, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो 1 AMU आपको समझ में आ गया, 1 AMU मतलब 1/12 ऑफ वेट ऑफ 1 कार्बन
एटम। अब 1 कार्बन एटम का जो एक्सपेरिमेंटली हमने इसका मास निकाला वो कितना आता है 1। अगर अपन इस चीज़ को अपन एक्सपेरिमेंट निकालें तो AMU की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो कार्बन एटम 1/12 कार्बन एटम का जो मास होता है वो कितना है 1.9 × 10⁻23 ग्राम। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसको अपन फाइंड आउट करेंगे तो 1 AMU की वैल्यू जो आई है वो दिस 1 AMU। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।